चलिए स्टूडेंट, हम लोग वेक्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने वेक्टर में आपको बताया था, तो हम लोगों ने कल ये बताया था, यहाँ तक मेरा हो गया था कि वेक्टर ए ये किसके बराबर होता है? ये होता है मॉड ऑफ ए एंड ए कैप। ये देखिए ए कैप, ये कल मैंने आपको इतना बता दिया था। ये पढ़ा जाएगा वेक्टर ए, ये पढ़ा जाएगा मॉड ऑफ ए, और ये पढ़ा जाता है ए कैप। ये होती है वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और ये होती है डायरेक्शन। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, तब बनती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। टॉपिक नोट कर लें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि हमने यूनिट वेक्टर समझाने के लिए मैंने कहा कि ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड द ए कैप। किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड 1 हो जाने पर बन जाता है क्या? यूनिट वेक्टर। अब जो वो वेक्टर हुआ, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं 1। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यहां पे ये मैग्नीट्यूड जो है, इसको 1 कर दीजिए, तो क्या बचा? वेक्टर a इक्वल टू 1 इंटू ए कैप। तो ए कैप ही दूंगा, तो वेक्टर a इज इक्वल टू ए कैप। ये क्या हुआ? ए कैप। तो ऐसे वेक्टर जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो वेक्टर हैविंग ओनली डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर हैव ओनली डायरेक्शन, is called unit vector A कैप। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होती। There are no unit and dimension of unit vector A कैप। चलिए आगे देखिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर A। यानी वेक्टर A एक क्वांटिटी है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही तो हमारा क्या है? A कैप। इसको नोट कर लो, पॉज करके। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर। हमारा है
इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से, इसके नाम कर लीजिए। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। क्या है पहला टॉपिक है, पहला है कोलीनियर वेक्टर्स। पहला है हमारा कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स एक ही लाइन में होते हैं, ये पैरेलल भी होते हैं और एंटी पैरेलल भी होते हैं। देखिए कोलीनियर वेक्टर्स जिसे कहते हैं, वेक्टर्स आर इन अ सेम लाइन। तो कोलीनियर वेक्टर्स में क्या आएगा, वेक्टर्स आर aligned in a same line, they are parallel or anti पैरेलल। तो क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स आर अलाइंड इन अ सेम लाइन, दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर ए है, इसी की लाइन में ये हो गया वेक्टर बी, इसी की लाइन में ये हो गया वेक्टर सी। अब तो इस प्रकार के जो वेक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। अब देखिए कोलीनियर वेक्टर्स में पहला नंबर आता है पैरेलल वेक्टर। तो नंबर 1 आ गया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या कहलाए, पैरेलल वेक्टर कहलाए। सेकंड नंबर होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये देखिए ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, पैरेलल भी है, तो ये कह रहा है पैरेलल, लेकिन ये है किसका पार्ट, ये कोलीनियर वेक्टर का ये पार्ट है। इन दोनों को देखिए, इसकी लाइन को देखिए, इसको लाइन को देखिए, लेकिन डायरेक्शन अलग है, पैरेलल भी, तो ये क्या हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर, ये हो गए। अभी मैं क्या करूं यहां पर, कि अगर मैं पैरेलल भी रखूं, देखिए इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं मगर पैरेलल है, तो ये पैरेलल वेक्टर में आ जाएंगे। लेकिन अगर थर्ड नंबर हम ये बोले कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर बराबर भी हैं, जितना मैग्नीट्यूड इसका है जितना मैग्नीट्यूड इसका है, पैरेलल भी हैं, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं लाइक वेक्टर। ये क्या हो गया, लाइक वेक्टर। 4 नंबर पे क्या होता है कि ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी, दोनों वेक्टर बराबर भी हैं, पैरेलल भी, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पैरेलल भी हैं और इनकी दिशा जो है वो अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं अनलाइक वेक्टर। ये क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर। तो आइए बेटा समझिए जरा इसको। कुल मिलाकर के आपको ये इस पे ध्यान देना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, नाम दे दिया पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल तो है मगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो ये क्या कहलाया, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाया। ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की दिशा बराबर है, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं लाइक वेक्टर। और दो वेक्टर जिनकी दिशाएं अलग अलग हैं, पैरेलल हैं और ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं अनलाइक वेक्टर। तो कुल मिलाकर के कोलिनियर का मतलब लाइन के वेक्टर हो। अब इसमें ये सारी चीजें अगर आप मिला देंगे तो कोलिनियर बन जाएगा ये। तो ऐसे समझ करके समझे इधर से और डेफिनेशन बनाने किसकी, कोलिनियर की। तो अगर आप कोई पूछे कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर आप बताएंगे ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो। देखो ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दिशाएं उनकी समान हो, दिशाएं उनकी विपरीत हो, मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो, मैग्नीट्यूड में अलग अलग भी हो। देखिए मैग्नीट्यूड कम है, कम ज्यादा बराबर। तो कोलिनियर वेक्टर में 4-5 तरीके से इसको बताया जा सकता है। 4-5 ये सारे केसेस डाल दीजिए तो कोलिनियर में आ जाएगा। कोलिनियर में क्या है, दो वेक्टर होने चाहिए या दो से ज्यादा भी हो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर, वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, लाइन में हो या लाइन में ना हो। मतलब कि ये नहीं कि दिशा एक होनी चाहिए या विपरीत होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं, मतलब ये चारों का आप जो मैंने समझा दिया, ये सब किसके पार्ट हैं, कोलिनियर वेक्टर के ये पार्ट। अब इसके बाद आता है कोलिनियर के बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं बेटा, ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर से कहलाते हैं कि एक प्लेन के सारे वेक्टर, प्लेन हमारे पास डिफरेंट प्लेन होते हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है और ये हमारे पास एक दूसरा प्लेन है। देखिए प्लेन, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। इस प्लेन पर वेक्टर A है, इस प्लेन पर वेक्टर B, इस प्लेन पर वेक्टर C। फिगर में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारा प्लेन नंबर 1 है। प्लेन अगर हम इसको 1 मान लें तो इस प्लेन 1 पर वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है। एक ही प्लेन पर 3 वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर A, वेक्टर B, ऐसे वेक्टर B, वेक्टर C lies on the वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C lies on the same plane 1. Hence vector A, vector B, vector C are co-planar vector। अब देखिए वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C ये इसी प्लेन पर है ना, ये जो प्लेन A दिख रहा है आपको, तो A, B, C एक ही प्लेन पर है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। अब यहां पे देखिए वेक्टर D, यह हो गया यहाँ पे वेक्टर E, वेक्टर D और E ये भी कोप्लेनर है। इस प्लेन के लिए ये कोप्लेनर है, प्लेन 2 पर ये कोप्लेनर है और प्लेन 1 पर ये कोप्लेनर है। क्लियर हो गया। तो एक प्लेन पर कई वेक्टर लाई कर रहे हैं, एक प्लेन पर कई वेक्टर हैं, उस प्लेन के सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। इस सबको बेटा आप नोट्स बनाते चलिएगा कि एक प्लेन पर जितने भी वेक्टर होते हैं उस प्लेन के लिए
वो सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, को इनिशियल वेक्टर। क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर। अगर कई वेक्टर हैं और सारे वेक्टर की जो स्टार्टिंग है वो एक ही पॉइंट से हो रही है, यानी 2 and more than 2 vectors start from the same point, then all the vectors are called co-initial vector। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है O से एक वेक्टर चलता है, ये वेक्टर A, O से दूसरा वेक्टर चला ये B, O से ये तीसरा वेक्टर चला क्या ये C। तो वेक्टर A हो गया, वेक्टर B हो गया, वेक्टर C। सारे वेक्टर्स A, वेक्टर B एंड वेक्टर C स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट O, यानी दिया हुआ है फ्रॉम फिगर में देखिए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, दैट और भी हो सकते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट O, hence vector A, vector B, vector C are called co-initial vector, co-initial vector। तो अगर कई वेक्टर हो, सारे वेक्टर की स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से हो रही हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं को-इनिशियल वेक्टर। अब आइए तो बेटा मैंने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको बताया सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में पहला आता है पैरेलल वेक्टर, दूसरे आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, तीसरा आता है लाइक वेक्टर, चौथा आता है अनलाइक वेक्टर। पैरेलल में मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन लाइक में पैरेलल भी होता है और मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अनलाइक एंटी पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, मगर ये आवश्यक नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो या मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाता है हमारा अनलाइक वेक्टर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहीं से मेन वेक्टर आपका शुरू हो रहा है, बाकी तो डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको जो बताया लिखा है उसको आप लिख लीजिएगा। तो अब यहां से समझिए हमारा क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहां से हम शुरू कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। आइए देखिए बेटा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसका नाम हो गया, स्टार्टिंग इसकी है A, B, या एक वेक्टर है, इसका नाम है O, E, ये एक आइए देखिए कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर A, और ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है B। इस प्रकार से दिया गया है, टू वेक्टर्स
A and B given in a figure, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। अगर इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालने को बोला जाए, यानी अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। समझो बेटा, अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? टू वेक्टर A and vector B as shown in a figure. Two vector A and B as shown in a figure. Find their resultant. Find their resultant. इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर A और वेक्टर B का। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जैसे वेक्टर दिया गया है उसी क्रम में उसको ऐड करते चले जाते हैं। तो वेक्टर A ये हो गया, वेक्टर B ये हो गया, जैसे दिया है एक के बाद आप वेक्टर को ऐड करते चले जाइए। तो यानी यहां से देखिए A और B दो वेक्टर हैं, इनको इसी ऑर्डर में हम ऐड करते चले जाएं फिगर को पहले। तो जैसे ये हमारा वेक्टर A हो गया, तो ये हो गया, इसको हम कहेंगे वेक्टर A, और इसी ऑर्डर में हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे और कहेंगे ये हो गया हमारा वेक्टर A और वेक्टर B। वेक्टर A ऐसे रखा और जैसे इसी के साथ जहाँ पे वेक्टर A समाप्त होता है वहीं से वेक्टर B को जोड़ दिया। अब ये हमारा बन गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये बन गया हमारा एंड पॉइंट। तो जब आपने इसको क्रमागत जोड़ दिया, सक्सेसिव से जोड़ते चले गए, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा स्टार्टिंग और ये बन गया हमारा एंड पॉइंट। स्टार्ट यहां से हुआ और अंतिम यहां पर है। तो स्टार्ट और अंतिम को आप जिस वेक्टर से जोड़ेंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, और जैसे हम इसको इसे जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया, स्टार्टिंग और एंड को जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बन गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी R। R इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये R जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर के सम के बराबर होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इस प्रकार से आपने वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट निकाल लिया। कुछ नहीं करना होता है, केवल स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को वेक्टर से मिलाइए। जो वेक्टर से आप मिला देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू A प्लस B। ये तो कुल मिलाकर के आपको ये समझा कि रिजल्टेंट कैसे प्राप्त करें। तो आपका आंसर होगा सर किसी भी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जिसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट, और एंड पॉइंट का नाम है हमारा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल, वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और वेक्टर के फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाला वेक्टर होगा इनिशियल टू फाइनल, वही क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब हम क्या करें? तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिल गया कि रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और ये कैसे प्राप्त हुआ? आप कहेंगे सर हमने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिया, तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से क्या मिल जाता है? रिजल्टेंट मिल जाता है। आइए अब इसी रिजल्टेंट की वैल्यू प्राप्त करनी है और इसी रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि जो ये हमारा जो R है, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर में दो चीजें होंगी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर में दो चीजें होंगी। एक होगा
रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और एक होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो बताओ, एक होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा और एक होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। आइए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को पहले समझाएं। क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर? समझिए बेटा, कह रहा है टू वेक्टर ए एंड बी एज शोन इन अ फिगर फाइंड देयर रिजल्टेंट। कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये बी है, ऐसे दिया हुआ है, कह रहा है इनके रिजल्टेंट निकालिए। तो वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो दिए गए वेक्टर को पहले क्रम से एक ऑर्डर से ऐड कर दिया जाता है फिगर में। तो ये जैसे हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब इसकी रिजल्टेंट निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्रमागत मतलब एक के बाद एक क्रम से ऑर्डर में जोड़ते जाइए। तो ये जैसे हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने ए पहला वेक्टर, बी दूसरा वेक्टर, तो ए के बाद बी को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए और इसी के बाद जहां पे ए समाप्त होता है वहां पे आपने वेक्टर बी को जोड़ दिया, तो वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी आ गया। अब क्या हुआ, स्टार्ट तो आपकी यहां से हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वेक्टर ए आया फिर वेक्टर बी आया, यहाँ पे एंड हो गया, कुछ भी नहीं है। तो ये जहां से स्टार्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और जहां पे वेक्टर खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ आप वेक्टर ले जाइए, तो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता है। तो बेटा ये जो आपने जोड़ा वेक्टर आर, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैं कहता हूं बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर जो तुम्हें मिला हुआ है इसमें क्या क्या चीज है? तो आप कहेंगे सर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात इसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें वेक्टर में दो चीजें होती हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की एक वैल्यू होगी, यहाँ पे रिजल्टेंट की एक वैल्यू होगी और रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन होगा जो हम आपको निकालना सिखाते हैं। क्लियर है? तो ये वेक्टर का एडिशन है। तो वेक्टर का एडिशन दो प्रकार से किया जाता है। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर का एडिशन। सबसे पहले जैसे मैंने ध्यान दीजिएगा यहां पे, तभी बेटा ये समझ आएगा। वेक्टर एडिशन जैसे मैंने कहा कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल को मिलाने से क्या मिलता है? रिजल्टेंट। इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर को, इनिशियल वेक्टर, ये वेक्टर का इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट मिलाने से हमें रिजल्टेंट मिलता है R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस R में दो चीजें हैं, इस रिजल्टेंट में दो चीजें हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। अब आपसे पूछ सकता है कि आपने जो रिजल्टेंट निकाला, ये जो रिजल्टेंट आपने निकाला, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दो। उसके तरीके होते हैं। तो यानी इस R में दो चीजें हैं। एक R में क्या है? इसमें है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन।
अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कैसे बताया जाता है ये आप देखिए। आइए बेटा, जैसे मान लो वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन दो प्रकार से किया जाता है, ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ। तो एक है, पहला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ, और दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कैसे इसको ऐड किया जाता है जरा ये देखिए। तो हमारा अभी का टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ। आइए देखिए बेटा, अब प्रश्न ये उठता है कि जो हम वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे हैं, वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ से एंड पैरेललोग्राम लॉ से, कब हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, कब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, पहले ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक वेक्टर A है और ये हो गया वेक्टर B। तो वेक्टर A का हेड और वेक्टर B की टेल, ये जो वेक्टर A है, इस वेक्टर का हेड यहां पे आ रहा है, ये वेक्टर B है, इसकी टेल यहां पे आ रही है। तो क्या बोलेंगे कि वेक्टर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर की टेल अगर सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, यहां पे कोइंसाइड कर जा रही है, देखो वेक्टर A का हेड यहां पे आ रहा है और वेक्टर B की टेल यहां पर आ रही है, ये हेड और टेल सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, यानी इसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट आप ट्रायंगल लॉ से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हेन हेड ऑफ वन वेक्टर एंड टेल ऑफ another vector, क्या निकालना होगा, when head of one vector and tail of another vector coincide at the same point, coincide at the same point, क्या है, head of the one vector, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल coincide at the same point, coincide at the same point, then resultant of their vector, resultant of their vector is to be found by law of triangle, law of triangle, या ट्रायंगल लॉ, लॉ ट्रायंगल बोलिए या ट्रायंगल लॉ बोलिए, एक ही चीज है, ट्रायंगल लॉ। तो क्या है बेटा, जब एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है कि ये हमारे पास एक वेक्टर A है, ये हमारे पास वेक्टर B है, वेक्टर A की भी टेल यहां पर है और वेक्टर B की भी टेल यहां पर है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यानी टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, दोनों यहां पे लग रहे हैं। अब इसका रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाला जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फिर क्या है टेल ऑफ सेकंड वेक्टर
क्या निकाला, क्या, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, then resultant is found by law of parallelogram। तो बेटा अब और समझिए, अगर किसी फिगर में आपको दिया गया है दो वेक्टर, किसी फिगर में दो वेक्टर दिए गए हैं और कह रहा है रिजल्टेंट निकालो, क्या कह रहा है, रिजल्टेंट निकालो। तो आप देखिए हेड टेल कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, या टेल टेल कोइंसाइड कर रही है। हेड टेल कोइंसाइड करे तो ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, टेल टेल कोइंसाइड करे या हेड हेड कोइंसाइड करे तो पैरेललोग्राम लगा दीजिए। आइए समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, आगे देखिए। रिजल्टेंट निकालना सीख रहे हैं हम लोग। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखिए, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा डिग्री। यानी टू वेक्टर ए एंड बी मेक एंगल पॉजिटिव एंगल थीटा डिग्री टू ईच अदर। ये पॉजिटिव एंगल है बेटा, ऐसे नापेंगे तो ये एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर से इधर नापेंगे तो यानी ये वाला एंगल अगर आप नापते हैं ना, जैसे ये एंगल है क्लॉकवाइज एक्सिस और एक्सिस से ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। तो आप क्या करिएगा, फिजिक्स में एंटी क्लॉक एंगल ही ऐसे नापिएगा, क्लॉकवाइज मत नापिएगा। अगर अच्छा लगे नापी तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंगल का मेजरमेंट अभी हम आपको बताएंगे और भी आगे है। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो पॉजिटिव एंगल, और ये एक्स एंगल है, एक्स एक्सिस है, और इधर नापेंगे क्लॉकवाइज तो ये एंगल नेगेटिव होते हैं। आइए, तो यानी यहां पर क्या है, टू वेक्टर ए एंड बी, देखिए टू वेक्टर ए एंड बी मेक पॉजिटिव एंगल theta degrees to each other. Find their resultant. Find their resultant. दिया हुआ है टू वेक्टर ए एंड बी, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी मेक पॉजिटिव एंगल थीटा डिग्री, यानी ये एक्स एक्सिस है और ऐसे नाप रहे हो आप एंटी क्लॉक, तो मेक पॉजिटिव एंगल थीटा डिग्री टू ईच अदर, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ऐसा आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए एक वेक्टर की हेड और एक वेक्टर की टेल यहां पर कोइंसाइड कर रही है, यानी इसका रिजल्टेंट लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, जब आप यहां से सॉल्यूशन देंगे तो आप कहेंगे हेड ऑफ द ए, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल of second vector b coincide at the same point, coincide at the same point, hence coincide at the same point, hence resultant is to be find, hence resultant is find by law of ट्रायंगल, यानी हम इसका रिजल्टेंट लॉ ऑफ ट्रायंगल से प्राप्त करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब इसका नाम दे दीजिए, ये वेक्टर ए है, इसका नाम दे दीजिए ओ एम, इसका नाम दे दीजिए एन। मैंने नाम दे दिया। वेक्टर ए क्या है बेटा, ओ एम, ये वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है, एम एन ये वेक्टर बी का, और मैंने पॉइंट्स के नाम भी, मैग्नीट्यूड है और मैंने पॉइंट्स के नाम भी रख दिए।
तो बेटा आप देखिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों ने पॉजिटिव एंगल थीटा बना रखा है और कह रहा है भैया इसका रिजल्टेंट बता दो। तो रिजल्टेंट बताने के लिए आप लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। मैंने लिख दिया कि लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर की हेड तो दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ पे मिल रही है। जब हेड और टेल मिलती है तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं और लॉ ऑफ ट्रायंगल से फिर रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताइए, पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन नोट कर लें। क्या करेंगे हम लोग? m को आगे बढ़ाते हैं, m को आगे बढ़ा दिया, m को आगे बढ़ा दिया कहां तक? s तक, यानी m extend m to s, यानी इस m को हमने कहां बढ़ा दिया? s तक बढ़ा दिया। फिर पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? m को बढ़ाया, extend m to s, s तक इसको बढ़ा देंगे। अब क्या करते हैं सेकंड नंबर में? ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ms, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ms फ्रॉम n, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ms। ये हमारी ms हो गई, जो m को आपने आगे बढ़ाया ये ms हो गया। इस ms पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से? n से ड्रॉ करना है। ये लीजिए, ये जो n से ड्रॉ किया दिस इज n डैश, ये क्या हो गया? n डैश, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगला पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा o है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? ज्वाइन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, यानी कि हम इसको दूसरे बोल सकते हैं ज्वाइन O टू N। इस O से इस N को मिला दीजिए, ज्वाइन O टू N। दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट R। तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट R हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। देखिए कैसे इसका मैग्नीट्यूड और कैसे इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। आज इतना ही करें, कल इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम हो गया।